नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट 2 वीडियो आपके कारक के हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी हेल्प मिली होगी। और उन 2 वीडियो मैंने आपको 2 कारक करवाए, 7 में से अपने 2 कारक कंप्लीट हो गए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, कर्ता कारक और कर्म कारक। आज अपन बात करेंगे तीसरे और महत्वपूर्ण कारक करण कारक के बारे में। करण कारक तृतीय विभक्ति। स्टार्ट करें। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। करण कारक का पहला पॉइंट है, पहली चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई सा भी कारक हो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अनुवाद प्रकरण के अंदर इसी फर्स्ट पॉइंट में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहली चीज, करण कारक कहते किसे हैं, इसी पर आधारित ये फर्स्ट पॉइंट है। करण कारक का मीन्स होता है क्रिया की सिद्धि में जो सहायक कारण होता है। क्रिया की सिद्धि मतलब पूरा करने में जो सहायक कारण होगा वो कहलाता है करण कारक। मतलब कोई भी क्रिया है किस चीज की सहायता से, किस साधन की सहायता से पूर्ण हो रही है, वो साधन करण कारक कहलाता है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो इस लिखना क्रिया का सहायक साधन क्या हो गया, ये मार्कर हो गया। जैसे आप बस से विद्यालय जा रहे हो तो विद्यालय जाने का सहायक साधन क्या हो गया, बस। तो बस क्या कहलाएगी, करण कारक। किसी भी कार्य का जो सहायक साधन होगा वो करण कारक कहलाएगा। करण कारक तृतीय विभक्ति की पहचान मैंने आपको बताई थी कि अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और अंत में न या ण लगता है। तो अब अपन देखेंगे कि ज्यादातर जो एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा 2 वीडियो में कि मैंने आपको जो पहचान लिखाई थी लगभग सारे एग्जाम्पल उसी पहचान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो कम से कम अपना जो आधा नंबर है वो कहीं नहीं जाता। आधे नंबर के लिए अपने को पहचान, पहला पॉइंट, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक कारण होता है वो कहलाता है करण कारक। जैसे एग्जाम्पल आ गया, वैशाली जलीन मुखम प्रक्षालयति। क्वेश्चन है, वैशाली जलीन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली जल से मुख प्रक्षालयति मीन्स धो रही है। तो अब देखिए इसमें क्रिया होगी धोना। मुख धोने का सहायक साधन क्या हो गया, किसकी सहायता से मुंह धो रही है, जल की सहायता से। तो जल क्या कहलाएगा, करण कारक। क्योंकि पॉइंट क्या कहता है कि क्रिया हो रही है प्रक्षालयति, इसको पूरा करना किसकी सहायता से हो रहा है, जल की सहायता से। तो जल इसमें कहलाएगा करण कारक। जैसे देखिए एग्जांपल आ गया, रामः कलमेन लिखती। राम कलम से लिख रहा है। तो देखो लिखना क्रिया हो गई, इस क्रिया को पूरा करने में सहायक साधन क्या हो गया, किस साधन से लिख रहा है राम, कलम की सहायता से। तो कलम क्या कहलाएगा, करण कारक। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, करण कारक के योग में कलमेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। अब देखिए जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में 2-3 बच्चों के कमेंट आए थे कि सर संस्कृत में लिखें या हिंदी में। आप इसमें संस्कृत में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर संस्कृत में लिखो तो आप इसका आंसर लिखोगे, करण कारक योगेन कलमेन शब्दे तृतीया विभक्ति भवति।
तो ये संस्कृत में हो गया। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ये कोई इश्यू नहीं है, या कोई ये नहीं है कि आपको संस्कृत में ही इसका कारण लिखता है। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। करण कारक के योग में कलमेन शब्द में तृतीय विभक्ति है, या करण कारक योगेन कलमेन शब्दे द्वितीय विभक्ति भवति। पहला पॉइंट हो गया अपना, करण कारक के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, और करण कारक कहलाता है जो क्रिया को पूरा करने में सहायक साधन होता है, वो साधन कहलाता है करण कारक। फिर दूसरा अपने पॉइंट आता है, कुछ शब्द है सह, साकम, समम, सार्धम, ये चार शब्द है। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, और इन चारों का ही अर्थ होता है साथ में। साथ में सह, शाकम, समम और सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे एग्जाम्पल आ गया, पिता, पुत्रेण, सह गच्छति, अंडरलाइन दे दिया, पुत्रेण। अब जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल आ गया पेपर में, और आपने देखा इस शब्द में आया हुआ है सह। अगर आपने पॉइंट अच्छे से याद कर रखा है, तो जैसे ही आपने देखा सह शब्द आया, तो सह शब्द किस में आता है? तृतीय विभक्ति में। तो आप क्या लिखोगे? पुत्रेण शब्द में। अब देखो इसमें अगर अपन पहचान के अकॉर्डिंग देखें, इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर देखो, जलेन का मूल शब्द क्या है? जल। अंतिम वर्ण के ऊपर लगी हुई एक की मात्रा, और अंत में न, तो एन किसकी पहचान होती है? तृतीय विभक्ति की। सेम वही कलमेन में मूल शब्द है कलम, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और अंत में न, तो तृतीय विभक्ति। पुत्रेण का मूल शब्द है पुत्र, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और इधर ण, तो ये हो गया अपने तृतीय विभक्ति। तो उसी पहचान के अकॉर्डिंग चल रही है। अब मान लीजिए सह, पुत्रेण की के बाद में सह की जगह शाकम आ जाए, तो आप कारण क्या लिखोगे? शाकम शब्द के योग में पुत्रेण में तृतीय विभक्ति और समम आ जाए तो समम, और सार्धम आ जाए तो सार्धम शब्दों के योग में। इन चारों में से जो शब्द इस रेखांकित शब्द के बाद आएगा, उसी के अंदर उसमें वही कारण बन जाएगा, और इस शब्द में तृतीय विभक्ति लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृतिवाचक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। प्रकृतिवाचक शब्दों के योग में, इसके अंदर जैसे किसी के स्वभाव की बात हो, सुख दुख की बात हो, किसी के नाम आ जाए, इन शब्द के अंदर प्रकृतिवाचक शब्द है, और प्रकृतिवाचक शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे देखिए, प्रकृति का मीन्स ही वैसे क्या होता है? स्वभाव ही होता है। गणेशः सुखेन जीवति, गणेश सुखपूर्वक जीता है, तो सुखपूर्वक जीना उसका क्या हो गया? स्वभाव हो गया, यानी कि प्रकृति होगी। और प्रकृतिवाचक शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति। तो आप देखो, सुखेन का मूल शब्द है सुख, अंतिम वर्ण के ऊपर लगी हुई है एक ही मात्रा, और अंत में हलन, अंत में न, तो सुखेन में तृतीय विभक्ति होगी। कारण क्या हो गया? प्रकृतिवाचक शब्द योगेन सुखेन शब्दे तृतीय विभक्ति भवति। प्रकृतिवाचक शब्द के योग में सुखेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। क्लियर? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग विकृत हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पर आधारित बहुत बार पेपरों में प्रश्न आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग विकृत हो, विकृत मतलब खराब हो, जैसे कोई व्यक्ति पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा होना उसके शरीर का क्या हो गया? एक विकार हो गया, कमी होगी। अब ये चीज ध्यान रखना कि इस सेंटेंस के अंदर विभक्ति उस शब्द में लगेगी जो अंग खराब होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आ गया, सह नेत्रेण कर्णः
अस्ति, सः नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंख से काना है। तो काना होना उसके शरीर का क्या हो गया? विकार। अब इसके अंदर देखो कौन सा अंग खराब है? नेत्र उसका। तो जैसे पहली चीज ये कि जहां पर अंग विकार शब्द यानी कि किसी शरीर का अंग की कोई कमी आ जाए, खराबी आ जाए, उसमें पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि तृतीय विभक्ति लगेगी। अब उसमें विभक्ति किस शब्द में लगेगी? जो शरीर का अंग खराब होगा। तो नेत्र से काना होना उसका शरीर का क्या हो गया? विकार, यानी कि कमी हो गई। अब नेत्र खराब है तो नेत्र में तृतीय विभक्ति लगेगी और इसका कारण हो जाएगा अंग विकार शब्द के योग में नेत्रेण शब्द में तृतीय विभक्ति है। जैसे देखिए एग्जांपल आ गया, सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते। अब देखिए एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाया कि सूरदास नेत्रभ्याम मतलब नेत्रों से अंधा है। अब देखो यहां नेत्रेण है, क्योंकि बच्चों में यह रहता है कि सर वचन चेंज आया नहीं, तो नेत्रेण एक वचन हो गया, इसलिए इसमें नेत्रेण आ गया, मूल शब्द के ऊपर एक की मात्रा अणा लगी। अब नेत्राभ्याम यानी कि दोनों अंकों से, आपने देखा होगा चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन में भ्याम मैंने आपको इसमें पहचान बता रखी है। नेत्राभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन हो गया, तो नेत्राभ्याम यानी कि आंखों से अंधा है, आंखों से अंधा होना उसके शरीर का क्या हो गया? विकार, यानी कि कोई कमी हो गई। अब देखो इसमें नेत्रेण, क्योंकि काणः है जो आया है वो तृतीय विभक्ति एक वचन है, और ये नेत्राभ्याम ये आ गया तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो नेत्राभ्याम शब्द में तृतीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि ये शरीर का उसके विकार है। तो अंग विकार शब्द के योग में नेत्राभ्याम शब्द में तृतीय विभक्ति है। फिर है बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते, बालक कान से बहरा है, तो बहरा होना उसके शरीर का क्या हो गया? विकार, यानी कि कमी होगी। अब देखिए इसके अंदर कौन सा अंग खराब है? इसके अंदर अंग कौन सा खराब है? कर्ण, यानी कि कान, तो इसमें कर्णेन में तृतीय विभक्ति लगेगी। अब देखो मूल शब्द है कर्ण, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और अंत में ना लगा हुआ, तो तृतीय विभक्ति की पहचान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसमें आप लिखोगे कर्णेन शब्द में तृतीय विभक्ति है और कारण आ जाएगा इसका अंग विकार। तो देखिए 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक साधन होता है वो साधन कहलाता है करण कारक, और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। दूसरा सह, शाकम, समम और शार्दम, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ में, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। फिर मैंने आपको बताया प्रकृतिवाचक शब्द के योग में, प्रकृतिवाचक शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति लगेगी। फिर अंग विकार, यदि किसी शरीर का कोई अंग विकृत हो, विकृत मतलब खराब हो, तो उस अंग विकार शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि, और उसके बाद इसको कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए। मैंने आपको एक चीज जो बताई थी उस पे आप बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि कारक कभी भी एक साथ तैयार नहीं होंगे, तो आप साथ साथ में जैसे जैसे आपके पास वीडियो आते रहे आप कारक को तैयार करते रहे। जैसे प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक मैंने आपको समझा दिया, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक समझा दिया, आज अपने इस वीडियो के अंदर करण कारक हो जाएगा, तो इस साथ साथ में तैयार करते रहिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जैसे 3 पॉइंट आगे 4 पॉइंट आगे, 4 पॉइंटों मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूं, दोनों पे ही ध्यान देना। देखो इसमें आप पहला पॉइंट समझाया वो अनुवाद प्रकरण और कारक दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी जो मैंने आपको समझाया येनांग विकारः, यानी कि यदि किसी शरीर का कोई अंग खराब हो। फिर
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कहता है कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो, जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति लगती है। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक ही गाड़ी रख रहा है, तो अब कई बार अपन कहते हैं ना कि हाँ रमेश कौन सा, कि वो उस गाड़ी वाला। जैसे ये गाड़ी, एक व्यक्ति है हमेशा पल्सर रख रहा है, ठीक है, तो उसकी पहचान होगी ना। अपन कई बार कोई नहीं जानता कि रमेश कौन सा, कि कहते हैं कि रमेश वो जो पल्सर गाड़ी रखता है, तो पल्सर गाड़ी उसकी क्या होगी, पहचान होगी। देखिए साधारण से एग्जांपल इसलिए ताकि डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए। तो जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो जाए, जैसे एक दो बालक है, गली के अंदर जा रहे हैं, एक के हाथ में पुस्तकें, एक साधारण ऐसे ही जा रहा है, तो देखने वाला विद्यार्थी किसे कहेगा, साधारण सी बात है, जिसके हाथ में पुस्तकें, तो पुस्तकें उसके विद्यार्थी होने की क्या बन गई, पहचान बन गई, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए जा रहा है, तो देखने वाला क्या कहेगा कि ये कोई साधु या तपस्वी। तो ये सब चीजें जिससे किसी की पहचान होती है, उस चिन्ह के अंदर भी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। अब देखो, मैं इस सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन नहीं करूंगा, आपको खुद थोड़ा सा देखना है कि विभक्ति किस शब्द में लगेगी। एग्जाम्पल है कि वह जटा भी मतलब अपने लंबे लंबे बालों के कारण तापसः यानी कि तपस्वी, प्रतीयते मीन्स लग रहा है, वह अपने लंबे बालों के कारण तपस्वी लग रहा है। तो देखिए उसके तपस्वी होने की पहचान क्या होगी, उसके लंबे बाल, तो अपने लंबे बालों की वजह से तपस्वी लग रहा है। तो देखो लंबे बाल उसकी क्या बन गए, पहचान को बताने वाला चिन्ह बन गया, और जो पहचान को बताने वाला चिन्ह होता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। तो इसके अंदर तृतीय विभक्ति किसमें लगेगी, जटाभिः शब्द में। जैसे क्वेश्चन आ गया, सह बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। वह बालक पुस्तकों से छात्र लग रहा है। तो अब देखो उसके छात्र यानी कि विद्यार्थी होने की पहचान क्या हो गई, उसकी पुस्तकें। तो देखिए पहले में उस तपस्वी की पहचान बताने वाला चिन्ह क्या है, जटाभि। दूसरे में इस छात्र की पहचान बताने वाला शब्द क्या है, पुस्तकै। अब पुस्तकै में देखो ये क्या लगा हुआ है, बहुवचन शब्द है, जैसे रामेण रामाभ्याम रामई, तो इसमें बहुवचन शब्द है, इसलिए इसमें पुस्तकै आ गया। अब देखिए इसमें क्या कारण लिखोगे, चिन्हवाची शब्द के योग में, चिन्हवाची शब्द के योग में पुस्तकै और जटाभि शब्द में तृतीय विभक्ति। चिन्हवाची शब्द योगेन पुस्तकै जटाभिः शब्दै तृतीय विभक्ति भवति। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहता है हेतुवाचक शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। हेतुवाचक, अब देखिए हेतु का मीन्स क्या होता है, हेतु का मीन्स होता है कारण। मीन्स कोई भी कार्य जिस कारण से, जिस उद्देश्य से किया जाए, वो उद्देश्य ही उस कार्य का हेतु कहलाता है। जैसे देखिए आप विद्यालय जा रहे हो, तो विद्यालय जाने का, स्कूल जाने का आपका हेतु क्या हो गया, पढ़ाई करना। जैसे एक विद्यार्थी है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, उसकी कड़ी मेहनत करने का कारण क्या हो गया, अच्छे नंबरों से पास होना। जैसे एक व्यक्ति किसी शॉप पर जाता है, सुबह से शाम पर शॉप पर काम करने जाता है, तो उसके वहां जाने का कार्य हेतु क्या हो गया, पैसे कमाना। तो जो भी कार्य जिस हेतु से, जिस कारण से किया जाए, वो कहलाता है
उसका हेतु। जैसे देखिए सह अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन करने के लिए वसती में रहता है। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं गांव से शहरों में आते हैं, शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके शहरों में आकर रहने का हेतु क्या हो गया? वसती में होता है रहना, तो उनके शहरों में आकर रहने का हेतु क्या हो गया? अध्ययन करना। तो अध्ययन करना उनका कारण हो गया, तो इसमें हेतुवाचक शब्द आ गया। ये देखो पॉइंट, ये ध्यान से समझना। दोनों जैसे अपन ने चिन्हवाची शब्द किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तृतीय विभक्ति का हेतुवाचक शब्द किया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सह पुण्येन हरिहि दृष्टः, वह पुण्य प्राप्त करने के लिए भगवान को दृष्टः माने देखता है या भगवान की पूजा करता है। तो देखिए भगवान की पूजा करने का उसका कारण, उसका उद्देश्य, उसका हेतु क्या हो गया? कि उसे क्या करना है? पुण्य प्राप्त करना। जैसे अपने भी क्या होता है, एग्जाम पास में आते ही भगवान याद आते ना, ऐसे भगवान मंदिर में बैठे रहते हैं, बाकी अपन जब एग्जाम पास में आएंगे तब उनको 11 रुपए के 21 रुपए की प्रसाद याद आती है ना। वो कब याद आती है? एग्जाम के समय, क्योंकि उस समय क्या चाहिए? भगवान का सहारा। किस लिए? कि अच्छे नंबर। अब भगवान तो इतने पढ़े लिखे होंगे नहीं कि आपको नंबर दिला दें, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, परंतु हाँ, क्योंकि हेतु बन गया, हेतु बन गया, इसका मतलब हेतुवाचक शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी। क्लियर पॉइंट? किसमें? हेतु का मीन्स होता है कारण। किसी भी कोई भी कार्य किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाए, वो उद्देश्य उसका कारण कहलाता है, और हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है अलम। एक शब्द है अलम, निषेधार्थक। निषेधार्थक, निषेध का मीन्स होता है मना करना। जहां पर पहली बात है अलम, अलम का मीन्स होता है मना करना। जहां पर अलम निषेधार्थक अर्थ में आएगा वहां तृतीय विभक्ति। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलम शब्द अपने चतुर्थी विभक्ति में भी आएगा, परंतु वहां पर उसका अर्थ अलग होगा। जहां पर अलम का मीन्स होता है मना करना, निषेध यानी कि रोकना, वहां पर अलम शब्द के युग में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, अलम विवादेन। विवाद अलम मीन्स मत करो, झगड़ा मत करो। अब देखो अलम यहां पर निषेध के अर्थ में, रोकने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में आया, तो जहां पर अलम मना करने के अर्थ में आएगा उस शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। तो आप इसमें कारण क्या लिखोगे? अलम शब्द के योग में विवादेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, अलम हसीतीन। हसीतीन हंसो मत। तो देखो यहां पर भी अलम का मीन्स किस रूप में आया है? निषेध के अर्थ में, मना करने के अर्थ में। तो हसीतेन शब्द में तृतीय विभक्ति, कारण क्या हो गया? अलम शब्द के योग में। तो ये आपका करण कारक तृतीय विभक्ति कंप्लीट होगी। पहला देखो एक बार मैं आपको पूरा जो कारक है रिपीट करा देता हूं। करण कारक पहला पॉइंट था कि क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को पूरा करने में जो सहायक साधन होगा वो कहलाता है करण कारक, और करण कारक में तृतीय विभक्ति। जैसे अपन ने एग्जांपल लिखा, रामः कलमेन लिखती, राम कलम से लिख रहा है, तो लिखने का सहायक साधन क्या हो गया? कलम, और कलम में तृतीय विभक्ति। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखाया, सह, शाकम, समम और शार्दम शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो उसमें तृतीय विभक्ति लग गई। फिर तीसरा पॉइंट आया, मैंने आपको लिखाया प्रकृतिवाचक। प्रकृति में स्वभाव की बात होगी, सुख दुख, सम विषम, किसी का नाम, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। मेनली आपके जो 10th लेवल का सिलेबस है उसके अंदर प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन यानी कि स्वभाव से, जहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको, एग्जांपल था गणेशः सुखेन जीवति, गणेश सुख पूर्वक जीता है, तो सुख पूर्वक जीना उसका क्या हो गया? स्वभाव, और जहां पर स्वभाव की बात होगी वहां पर तृतीय विभक्ति। फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट लिखा,
कि पांचवा पॉइंट कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह के अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे क्वेश्चन है कि जटाभिः तापसः प्रतीयते, वह अपने लंबे बालों के कारण क्या लग रहा है, एक तपस्वी लग रहा है, तो उसके तपस्वी यानी कि साधु होने की पहचान क्या हो गई, उसके लंबे बाल। फिर हेतुवाचक, हेतु का मीन्स होता है कारण या उद्देश्य, कोई भी कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति लगती है। फिर लास्ट में अपना एक अंतिम पॉइंट अलम, अलम शब्द का अर्थ होता है मना करना, निषेध के अर्थ में जहां पर अलम आता है वहां पर अपनी लगती है तृतीय विभक्ति। तो अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, तो अलम आ गया निषेध के अर्थ में, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट जो अपना लकार है, कारक है, वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और उसमें विभक्ति लगती है अपनी चतुर्थी। तृतीय विभक्ति तक हो गए। प्रथमा था अपना कर्ता कारक, द्वितीय कर्म कारक और तृतीय करण कारक। चतुर्थ जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी, एक वचन में तो इसके आय जुड़ता है, क्योंकि कोई भी आप कारक स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी जब भी करो, आप पहले उस कारक की पहचान देख लिया करो, जिससे क्या है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। संप्रदान कारक में एक वचन में इसकी पहचान मैंने आपको बताई, आय, शब्द के अंत में आय जुड़ा होता है, और बहुवचन में इसकी पहचान बताई व्यह। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट ये कहता है, संप्रदान कारक को ही समझा रहा हूं कि संप्रदान कारक मीन्स क्या होता है। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करे वह संप्रदान कारक कहलाता है। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करे वो संप्रदान कारक कहलाता है। ध्यान रखना है आपको कि संप्रदान कारक वो कहलाएगा जो संतुष्ट होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने भिखारी को भोजन दिया, तो इसमें संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन होगा? भिखारी। क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति के पास में अगर किसी चीज की कमी हो, वो उसे मिल जाए तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन होगा? भिखारी। तो जो व्यक्ति संतुष्ट होगा दान के कर्म से वो कहलाएगा संप्रदान कारक, और संप्रदान में लगती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, नृपः विप्राय गाम ददाति। राजा विप्र में सोता ब्राह्मण को गाय देता है। तो देखो, राजा किसका दान कर रहा है? गाय का। किसको कर रहा है? ब्राह्मण को। तो इसमें संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया। तो और संतुष्ट होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अपना संप्रदान कारक। अब देखो, इसका मूल शब्द है विप्र। विप्र में क्या जुड़ा हुआ है? आय। आय किसकी पहचान होती है? चतुर्थी विभक्ति की। तो क्लियर, अपने पता चल गया कि भाई इसमें विभक्ति चतुर्थी है। क्लियर हो गया। अब आप इसमें क्या कारण लिखोगे? संप्रदान कारक के योग में विप्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो यहां पर देखो,
बालक है वो पुस्तकें देकर किसे संतुष्ट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए विद्यालय में दो मित्र है, अब किसी विषय की एक के पास में पुस्तक नहीं है, पास वाले ने उसको दे दी, तो उस समय उसकी वो पूर्ति होगी, तो वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यहां पर बालक अपने मित्र को पुस्तक देकर क्या कर रहा है, संतुष्ट। अब इसमें संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कौन हो गया, उसका मित्र। तो स्वमित्र इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। मूल शब्द है स्वमित्र, पीछे जुड़ गया आय, तो ये इसमें लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, रुच। रुच का मीन्स होता है अच्छा लगना। रुच है एक धातु। रुच धातु के योग में जिसे, रुच धातु के योग में जिसे जो वस्तु अच्छी लगे, जिसे जो वस्तु अच्छी लगे उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रखिए पॉइंट मैंने बोला, रुच धातु के योग में जिसे जो वस्तु अच्छी लगे उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। एक चीज आप ध्यान रखना, देखो अपने कारक के अंदर शब्द भी आ रहे हैं, धातुएं भी आ रही है। अब जैसे मैंने अभी तृतीय विभक्ति के अंदर आपको लिखाया था सह, शाकम, समम और शार्दम, ये सारे शब्द हैं। तो पॉइंट याद करते समय ये जरूर ध्यान रखना कि जो अपन याद करें वो शब्द है या धातु, क्योंकि अगर आप शह धातु के योग में लिख देते तो आपका जो कारण है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शह धातु नहीं है, सह एक शब्द है। और यहां पर रुच क्या है, धातु है, और इसके अंदर विभक्ति उस शब्द में लगेगी जिसे जो वस्तु अच्छी लगे। जैसे क्वेश्चन आ गया बालकाय, मोदकः, रोचन्ते। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या लगा कि जिससे जो वस्तु अच्छी लगे, यहां पर लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि विभक्ति किस में लगेगी, बालक के अंदर। और अब यहां पर आ जाए रोचन्ते, इसकी मूल धातु क्या होगी, रुच। दोनों चीजें आ गई। अब देखो कारण आपके पास में आ गया, रुच धातु आ गई, और लड्डू किसे अच्छे लग रहे हैं, बालक को, तो बालक के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कारण क्या होगा, रुच धातु के योग में। जैसे क्वेश्चन आ गया भक्ताय रामायणम रोचते। भक्त को रामायण रोचते मीन्स अच्छी लगती है। तो यहां पर रामायण किसे अच्छी लग रही है, भक्त को। और पॉइंट भी क्या कह रहा है कि जिससे जो वस्तु अच्छी लगे, यहां पर रामायण भक्त को अच्छी लग रही है, विभक्ति इसमें लगेगी। और रोचते पे आ जाइए, रोचते की मूल धातु क्या हो गई, रुच। तो रुच धातु के योग में भक्ता इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके कुछ धातुएं लिख रहा हूं। क्रुद्ध, ये भी आप ध्यान रखना, जो ये लिख रहा हूं वो भी धातुएं हैं। क्रुद्ध, क्रोध करना। द्रोह, द्रोह का अर्थ होता है द्रोह करना, द्रोह यानी कि विद्रोह करना। ईर्ष्य, ईर्ष्य यानी कि ईर्ष्या करना। और असूय, असूय यानी कि निंदा करना। चार धातुएं हैं आपके पास में, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य और असूय। इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया पिता पुत्राय क्रुद्ध यति। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। अब देखो क्रुद्ध यति पे आ जाओ।
क्रुद्यति की मूल धातु क्या होगी? क्रुद्ध। तो अगर आपने पॉइंट अच्छे से याद कर रखा है तो जैसे ही आपने देखा क्रुद्ध धातु आ गई, इसका मतलब इस पुत्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। देखो मेरे हिसाब से विभक्ति पहचानने में तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो विप्राय, स्वमित्राय, बालकाय, भक्ताय, पुत्राय, शब्दों के सारे शब्दों के अंदर क्या लग रहा है? एक ही पहचान लग रही है, आय। और जहां पर आय आ जाए वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। तो देखिए 4 धातुएं आपके पास में क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, ये 4 धातुएं जहां पर प्रयुक्त होंगी। अब मान लीजिए क्रुद्यति की जगह आ जाए द्रुह्यति, तो मूल धातु होगी इसकी द्रुह। ईर्ष्यति आ जाए तो ईर्ष्य, और असूयति आ जाए तो असूय धातु हो जाएगी। तो आपके संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि दान के कर्म से कर्ता जिसे संतुष्ट करे उसमें अपने चतुर्थी विभक्ति लगती है। दूसरा, रुच धातु के योग में जिसे जो वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य और असूय धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। बाकी इसमें अभी संप्रदान कारक कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी जो पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो जरूर पूछें।